थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग मैट्रिक डिटरमिनेंट चैप्टर के 1 मार्क क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली हम लोग यूनिट 1 का रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ को कंप्लीट कर चुके थे। आज इसके हम लोग कुछ 23-24 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन जो कि मैट्रिक डिटरमिनेंट से आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MFPMS एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। So the first question is, if every element of a third order determinant, ठीक है, थर्ड ऑर्डर ऑलरेडी हम लोग को ऑर्डर्स के बारे में पता ही है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज, ओके। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक ट्रिक जानना पड़ेगा कि अगर कोई कांस्टेंट कोई डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई है, जब एक कांस्टेंट एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और अगर कोई डिटर्मिनेंट हम लोग अगर कोई मैट्रिक्स से कॉमन लेंगे तो हर एलिमेंट से कॉमन लेंगे, पर अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम से ही हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है या फिर ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ईच एलिमेंट एवरी एलिमेंट कहा गया है ना, ठीक है। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक है, जब कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो फॉर्मूला होगा k पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट है जो कि मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो जब कांस्टेंट बाहर आएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि k पावर n, n इज द ऑर्डर, k पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, ये होगा आप लोग का फॉर्मूला, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ईच एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे दिखेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दिस इज ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। आप लोग तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, मैं बस आप लोग को समझा दे रही हूँ कि आया कहाँ से ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, 4 है, तो पहले दिया गया था कि इसका वैल्यू कितना था, 4 था, ठीक। अब क्या कहा गया है कि मल्टीप्लाइड बाय 2, एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब हर एलिमेंट को अब हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो कितना निकलेगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब और अगर डिटर्मिनेंट से कोई कांस्टेंट कॉमन आता है तो सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम से ही कॉमन आता है, ठीक है। एक सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम से ही आप लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर फर्स्ट रो से हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2, A11, A12, A13। अगर सेकेंड कॉलम से फिर से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2, A21, A22 एंड A23। अगर थर्ड रो से कॉमन लेंगे तो फिर हो जाएगा 2, A31, A32 and A33, ओके। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना गिवन था, 4, सो 8 इंटू 4 इज 32, सो आंसर विल बी 32, ठीक है। ये समझाने के लिए कहा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, सो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट, कितने क्रॉस कितने का है, ऑर्डर कितना है 3, सो दिस इज ए 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट, 2 पावर 3 इज 8, ए डिटर्मिनेंट इज गिवन 4, सो आंसर विल बी 32, बस खत्म, 1 सेकेंड में आंसर खत्म। ये बस समझाने के लिए इतना कहा गया है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अगेन एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर ईच एलिमेंट एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ओके, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का ईच एलिमेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा वो मल्टीप्लाइड बाय दिस, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जितना भी हो, जैसे यहाँ पे 4 गिवन था, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो भी आएगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे कितने किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 8 के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला विल बी 3 पावर 3, k पावर n होता है, n इज द ऑर्डर, सो 3 पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू जो भी है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 पावर 3 दैट इज 27, सो आंसर विल बी 27, ओके। बस 1 सेकेंड में आंसर खत्म। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें से कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ कुछ उस टाइप के क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे जो 23-24 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। नाउ इफ a इज इक्वल टू 3 4 1 2 देन a पावर 4, व्हाट इज a पावर 4। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर एक मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ये सर नो, ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक के 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसको एक बार देख लीजिए ताकि मैट्रिक के आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ठीक है, मैट्रिक के बारे में। सो अगर हम लोग देखेंगे a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, सो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए विल बी a पावर 4, उसी का डिटरमिनेंट हम लोग को निकालना है, a गिवन है उसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। और एक फॉर्मूला है कि अगर a पावर n डिटरमिनेंट इज
A determinant power n. Okay, so what is A? A is 3 4 1 2. डिटर्मिनेंट निकालना सब लोगों को आता ही है, ठीक है. सो A डिटर्मिनेंट विल बी 3 4 1 2 डिटर्मिनेंट. ओके, फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू 2 विल बी 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4. सो आंसर विल बी 2. सॉरी, A डिटर्मिनेंट कितना आया 2. सो फॉर्मूला विल बी व्हाट? A पावर n डिटर्मिनेंट विल बी A डिटर्मिनेंट पावर n. हम लोग को कितना गिवन है? A पावर 4 डिटर्मिनेंट विल बी A डिटर्मिनेंट पावर 4. A डिटर्मिनेंट कितना आया 2. 2 पावर 4, 2 पावर 4 इज 16. सो आंसर विल बी 16. ओके, आई होप ये 3 टॉपिक आप लोग को याद में आ गया. सो ये दोनों ट्रिक आप लोग को याद रखना है. एक हो गया कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है कोई एक डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है, सारे एलिमेंट के साथ n क्रॉस n अगर ऑर्डर का है तो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो पावर n में आएगा इंटू A डिटर्मिनेंट. अनदर वन इज अगर A पावर n डिटर्मिनेंट निकालना है तो फॉर्मूला विल बी A डिटर्मिनेंट पावर n. ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे. ओके, क्लियर? आगे बढ़े. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ A इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 4 मेट्रिक दिया गया है. 2 क्रॉस 2 मेट्रिक, ये हम लोग को पता ही है ये क्या है, 2 क्रॉस 2 मेट्रिक है. देन एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है. ओके, हम लोग को पता है व्हाट इज एडजॉइंट. एडजॉइंट जो को फैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं, ठीक है. को फैक्टर का ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइंट होता है, ठीक है. मैं मेट्रिक की ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए बहुत इजीली, ठीक है. सो एडजॉइंट अगर 2 क्रॉस 2 मेट्रिक का है, A11 A12 A21 A22, अगर ये कोई मेट्रिक है, ठीक है, A11 A12 A21 A22, तो एडजॉइंट ऑफ A का जो फॉर्मूला है वो कितना, वो क्या होता है? अगर इसका शॉर्टकट याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है. उसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है, इसको आप लोग A22 A11, ठीक है, ये पता है इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक बोलते हैं. डायगोनल मैट्रिक को हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स कर लेंगे. और जो नॉन डायगोनल मैट्रिक होगा उसमें कुछ नहीं, बस माइनस लगेगा, उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है. इसको आप लोग एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं कि अगर A कोई मैट्रिक गिवन है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर 2 क्रॉस 2. 3 क्रॉस 2 का फिर 3 क्रॉस 3 का अलग फॉर्मूला है, ठीक है ना. तो 3 क्रॉस 3 का उतना नहीं आता है, ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 का होता है, ठीक है. तो अगर A कोई मैट्रिक गिवन है तो उसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसमें बस माइनस लगेगा, बस इतना ही, ठीक है. तो यहाँ पे क्या गिवन है? 1 2 माइनस 3 4. जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको क्या कर लेंगे हम लोग? रिवर्स. तो आंसर हो जाएगा 4 1. और जो नॉन डायगोनल मैट्रिक है उसमें बस माइनस लगेगा. सो -2 एंड माइनस ऑफ -3 विल बी 3. सो आंसर विल बी 4 -2 3 एंड 1. दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है. जो डायगोनल मैट्रिक है वो रिवर्स हो जाएगा. तो यहाँ पे तो माइनस लगा है मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे एक रिवर्स हुआ है, यहाँ पे भी रिवर्स नहीं हुआ है मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ठीक है. अब ये दोनों ऑप्शन में से हम लोग को बस देखना था. तो ये जो डायगोनल मैट्रिक है उसको हम लोग रिवर्स करेंगे और जो नॉन डायगोनल है उसमें एक माइनस लगेगा, ठीक है. माइनस ऑफ -3 विल बी +3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया. सो ये आप लोग लिख चुके होंगे ना. नहीं तो चाहे तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से आप लोग याद रख पाए. सो नाउ गिवन है इफ A इज इक्वल टू 4 1 3 2 देन व्हाट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. उसमें भी एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, दैट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू I. यू नो व्हाट इज I? I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक, ओके ना. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, फॉर्मूला है A डिटर्मिनेंट इंटू I. हर टर्म में तो I है ही है, बस हम लोग को A डिटर्मिनेंट निकालना है. सो 4 1 3 2 डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है हम लोग को पता है? 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3. सो आंसर विल बी 5. सो दिस इज 5 I. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्लियर, समझ में आ गया. फॉर्मूला याद रखेंगे A डिटर्मिनेंट इंटू I. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑर्डर ऑफ A इज 4. सो A इज ए 4 क्रॉस 4 मैट्रिक, ठीक है ना. ऑर्डर अगर 4 गिवन है दैट मीन्स 4 क्रॉस 4 मैट्रिक. एडजॉइंट ऑफ A इज 64. ये हम लोग को गिवन है. एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना है? 64. मतलब कोई एक मैट्रिक है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है, उसका एडजॉइंट कितना है? 64 है. देन व्हाट इज A डिटर्मिनेंट, ठीक है. इसके लिए भी एक फॉर्मूला है. सो एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट फॉर्मूला है A पावर n-1.
व्हाट इज एन, एन इज द ऑर्डर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस में ये सारे फॉर्मूला यूज होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये सारे फॉर्मूला आप लोग लिख करके रखिए। पहले हम लोग 2-3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये 4 और 5 फॉर्मूलाज है, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए कितना गिवन है 64, सो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट विल बी 64 एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट विल बी 64 एंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर्मूला क्या है, ए पावर n माइनस 1। व्हाट इज n, n इज द ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर कितना गिवन है 4 गिवन है, सो दैट इज 4 माइनस 1, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 64, ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ए डिटर्मिनेंट पावर n माइनस 1। सो ए डिटर्मिनेंट पावर 3 इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को 64 एंड व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट 64 ऑफ रूट 3, ओके ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ओके, 3 रूट ऑफ 64 इज 4, सो आंसर इज 4, ओके। 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64, सो आंसर इज 4, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, किस तरीके से निकल रहा है। ये दोनों अगर फॉर्मूला आप लोग याद रख रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक को आप लोग याद रखिए, ये लॉजिक अगर आप लोग अच्छे से याद रह रहा है तो आराम से आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन ये ट्रिक से ही देगा, आप लोग को ज़्यादा थ्योरी नहीं करना है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, सारा कुछ ये ट्रिक में ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। So question number 7 is, if A is a square metric of order 3 and A determinant is 2, then adjoint of A determinant is dex, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुकी थी कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट कहा गया है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट पावर n माइनस 1, व्हाट इज n, n इज द ऑर्डर, ठीक है, ये हम लोग को पता है, ठीक। इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये हम लोग को पूछा है, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ, पहला एडजॉइंट को छोड़ देंगे तो उसके बाद जो एलिमेंट लिखा है, जो मेट्रिक लिखा है, उसका पावर n माइनस 1 होता है। तो पहला एडजॉइंट को अगर छोड़ देंगे उसके बाद जो लिखा है उसका पावर क्या होना चाहिए, n माइनस 1 एंड व्हाट इज ऑर्डर, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। सो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट पावर 3 माइनस 1, ये पहला सॉल्व हो गया, ठीक है। अगेन व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट को छोड़ देंगे उसके बाद जो मैट्रिक लिखा होगा उसका पावर n माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 इज 2 एंड n इज द ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज 3, सो दिस इज ए डिटर्मिनेंट पावर 3 माइनस 1, n का वैल्यू अगर क्योंकि 3 है पावर 2, सो ए डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 2, सो 2 पावर 2, सो दिस इज 4 पावर 2, that is 16, so answer C will be the correct option, ओके, समझ में आ गया। तो अगर आप लोग एक फॉर्मूला आप लोग को पता है तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखा रहे हैं उसको थोड़ा सीरियसली लेंगे, अगर सीरियसली समझेंगे तो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इरेज कर रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find I power 200, I power 104, I power 107, I power 207 determinant, okay, we already know what is I, ठीक है। I क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सो I स्क्वायर इज -1, ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो I पावर 200 को हम लोग I स्क्वायर पावर 100 लिख सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। I पावर 200 को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे I पावर 104 को हम लोग I स्क्वायर पावर 52 लिख सकते हैं, ये सुन लो। और I पावर 107, हमेशा यहाँ जो पावर होता है वो एक इवन नंबर होना चाहिए ताकि हम लोग 2 के पावर में लिख सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है 107 है, मतलब ये इवन नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके जो नियरेस्ट इवन नंबर होगा उसके साथ हम लोग लिखेंगे। सो I पावर 106 इंटू आई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो I पावर 207, अगेन 207 इज नॉट एन इवन नंबर, हम लोग इसको इवन नंबर के साथ लिखेंगे। सो I पावर 206 इंटू आई, उसका डिटर्मिनेंट, व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू इज -1, सो -1 पावर 100, -1 पावर 52, आई पावर 106, ये एक इवन नंबर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर पावर 53, ओके, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अगेन इनटू क्या है, यहाँ पे आई है, आई पावर 206 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर पावर 103 इंटू आई डिटर्मिनेंट। सो -1 पावर इवन नंबर हमेशा 1 ही देता है, ठीक है, -1 पावर इवन हमेशा 1 देता है और -1 पावर ऑड हमेशा -1 देता है, ठीक है। ये आप लोग को पता ही है, पर बाई चांस अगर किसी को याद नहीं है तो याद आ जाएगा।
-1 पावर 52 इज 1, आई स्क्वायर इज -1, सो -1 पावर 53 इंटू आई स्क्वायर इज -1 पावर 103 इंटू आई, ठीक है। सो नाउ दिस इज 1 1 -1 पावर 53 इज -1 का ऑड पावर -1 देता है, -1 इंटू आई विल बी -i, -1 पावर 103, अगेन 103 इज ऑड नंबर, सो दिस इज -1 इंटू आई इज -i। उसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे 1 इंटू -i, पहले डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा 1 इंटू -i दैट इज -i, फिर ले लेंगे -i इंटू 1 तो हो जाएगा कितना -i, ठीक है, -i प्लस i, सो आंसर कितना आ जाएगा 0, 0 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। डिटरमिनेंट पता है ना A B C D, सो व्हाट इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज A इंटू D माइनस B इंटू C, so 1 into -i is -i minus -i into 1 will be -i, so this is minus plus, so final answer is 0, okay, clear? So next question number 9, ठीक है, okay। इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ टिप्स बता दे रही हूँ। डिटर्मिनेंट जब हम लोग पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट जो पढ़े होंगे उसमें आप लोग को याद होगा अगर कोई डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड वी ऑलरेडी नो कि डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक आप लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी मैं मैट्रिक की आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक, नील पोटेंट मैट्रिक, ये सब आप लोगों को जानना होगा, ठीक। सो अगर ये एक मैट्रिक है, सॉरी ये एक डिटर्मिनेंट है, तब अगर हम लोग कोई दो कॉलम को ऐड करेंगे या फिर दो कॉलम को सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हम लोग चाहे तो कॉलम 1 को चेंज कर सकते हैं, इट्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, फिर भी डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा, या फिर हम लोग रो 1 को चेंज कर सकते हैं, जैसे रो 1 माइनस रो 2, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट सेम ही आएंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन इतना अगर थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड जैसे दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग याद रखेंगे कि इसमें कोई ना कोई ट्रिक लगा होगा, ठीक है। उस ट्रिक के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, वी ऑलरेडी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम 1 को चेंज कर लेंगे, h कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बस कॉलम 1 को चेंज करें, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो, ओके। ऑलरेडी मैं मैट्रिक डाल चुकी हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन -10 प्लस 12 विल बी 2। यहाँ पे और कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड कॉलम, साइन स्क्वायर थीटा एंड 12, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। हम बस फर्स्ट कॉलम को ही चेंज करें, किस तरीके से चेंज करें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ये दोनों कॉलम को हम लोग ऐड करें, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करें। सो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 12 1 1 2, ओके। वैसे डिटरमिनेंट का वन शॉट में नहीं डाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है डिटरमिनेंट इजी होता है तो सारे स्टूडेंट्स को आते हैं। फिर भी अगर डिटरमिनेंट में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसका भी एक वन शॉट डाल दूंगी, ठीक है। अब हम लोग को क्या याद रखना है कि डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू आता है 0, ओके। सो आंसर विल बी 0। अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाए, ठीक है, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा क्या आता है 0। सो आंसर विल बी 0, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 इज 2x - 2 3x डिटर्मिनेंट विल बी 4 देन व्हाट इज x। इस टाइप के क्वेश्चंस एक आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट फॉर्मूला हम लोग को पता है 2 × x, सो दैट इज 2x माइनस 3 × x - 2, सो 3 × x - 2, इसका वैल्यू कितना गिवन है 4। बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 × 2 विल बी 6 इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3x विल बी -x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, सो इट इज -x इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। बस सिंपली इसको सॉल्व ही करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एक आते ही आते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3x - 1 2x डिटर्मिनेंट इज 5 देन व्हाट इज x। अगेन सेम चीज है, 3 × x हो जाएगा 3x माइनस
2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है इसलिए खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और देखिए आंसर सेम आता है या नहीं। सो दिस इज 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 3x minus 2x will be x is equal to 5 minus 2 will be 3. So option B is the correct answer. Okay, clear? Next question number 12 is, if A and B are matrices of order 4 cross 3 and 3 cross 5 respectively, ठीक है, तो A एक मेट्रिक है जो कि है ऑर्डर 4 क्रॉस 3 का और B एक मेट्रिक है जो कि ऑर्डर है 3 क्रॉस 5 का, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। ओके, हम लोग को पता है अगर दो मैट्रिक कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, अगर A मैट्रिक है m क्रॉस n और B मैट्रिक है n क्रॉस p, तो A क्रॉस B कितना होता है m क्रॉस p, ठीक है ना, m क्रॉस p मैट्रिक का आता है। जब भी हम लोग को पता है ये रो कॉलम होते हैं, ठीक है, सो फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम के साथ सेकेंड मैट्रिक का रो अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम सेकेंड मैट्रिक के रो, मतलब m क्रॉस n इंटू n क्रॉस p में आंसर आएगा m क्रॉस p मैट्रिक, ठीक। तो यहाँ पे कितना कितना गिवन है, 4 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 5 में आंसर आएगा कितना, 4 क्रॉस 5। तो ये देख करके 4 क्रॉस 5 में टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी मैट्रिक ए इंटू बी मैट्रिक की ट्रांसपोज, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक ए है m क्रॉस n का तो उसका ट्रांसपोज कितना होता है, n क्रॉस m मैट्रिक होते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है ना। व्हाट इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, रो को कॉलम में लिखेंगे, कॉलम को रो में लिखेंगे, ठीक है ना। सो ए बी ट्रांसपोज कहा गया है, तो ए बी मैट्रिक कितने आया 4 क्रॉस 5 का, 4 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 5 विल बी 4 क्रॉस 5। उसका अगर फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 4। सो आंसर विल बी 5 क्रॉस 4। अगर आप लोग हड़बड़ी में 4 क्रॉस 5 लिख के आ जाएंगे तो आप लोग को लगा होगा आंसर तो मैंने सही किया है, पर आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक डेक्स दिया गया है, ठीक है ना, सॉरी। सो आंसर विल बी 5 क्रॉस 4। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया, समझ में आया। इसको थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग को स्पीड करना है पर उसके साथ साथ हम लोग को एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्पीड करना है पर एक्यूरेसी के साथ करना है, इसीलिए माइंड में रखेंगे कि ट्रांसपोज कहा गया है या फिर मल्टीप्लिकेशन कहा गया है। यहाँ पे अगर ऑप्शन एक नॉन ऑफ दीज होता तो आप लोग को देखना पड़ता कि दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। सो मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक का रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके ना। So next question number 13 is, if the value of a determinant of order 3 is 5, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना है 5 है, एंड सी आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, देन राइट द वैल्यू ऑफ A11 A22। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। ए आई जे इज द एलिमेंट, सी आई जे इज द कोफैक्टर, मतलब C11 एक कोफैक्टर है, A11 एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, A11 इंटू C21 प्लस A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C23 प्लस A13 इंटू C13, ठीक है। अब द फॉर्मूला इज AI1 CI1 प्लस AI2 CI2 प्लस AI3 CI3 इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट बनता है, ठीक है ना। 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3, अगर इस टाइप से बनेगा तो वो ए डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है। आई की जगह पे आप लोग 1 2 3 कुछ भी चाहे पुट कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो A1J C1J प्लस A1J C2J प्लस A3J C3J इज इक्वल टू वो क्या बनेगा ए डिटरमिनेंट, मतलब A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31, उसका भी वैल्यू क्या बनेगा ए डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो वो डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं बनेगा। तो A11 A21 A12 C22 और ये A13 C23, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनेंगे, ये जो इतने टर्म्स हैं ये बनेंगे आप लोगों के 0। बाकी जो बच गया A11 C11 A12 C12 A13 C13, ये तीनों क्या है, ये तीनों मिला करके क्या देंगे फॉर्मूला में ए डिटरमिनेंट। एंड व्हाट इज ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट इज 5, सो आंसर विल बी 5। ओके, समझ में आ गया। थोड़ा बहुत बस कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बस अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम लोग को बस क्या याद रखना है, अगर ये दोनों सेम है 1 1 1 1
1 2 1 2 1 3 1 3, बस एक ही रो का ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बस A11 ले रहे हैं, मतलब एक ही रो का A11 A12 A13। अगर यहाँ पे A21 लेते तो एक ही रो का लेते, A21 A22 A23, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये 1 1 है मतलब फर्स्ट रो ले रहे हैं, मतलब A11 A12 1 3 फर्स्ट रो का ही रहेगा। अगर यहाँ पे मैं A21 ले रही हूँ तो नेक्स्ट रो A22 A23 ही रहेगा, उसके साथ C21 रहेगा, ये दोनों सेम ही रहेंगे। A22 में C22 बनेगा, A23 में C23 बनेगा। अगर A31 ले रही हूँ तो एक ही रो का लूँगी, A31 A32 A33, 31 के साथ C31 बनेगा, यहाँ पे C32 बनेगा और यहाँ पे C33 बनेगा। ये सब क्या है, ए डिटरमिनेंट के वैल्यू है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, 1 1 2 1 अलग अलग हैं, तो उसका वैल्यू क्या बनता है, 0 बनता है, ठीक है ना। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ A इज इक्वल टू 1 0 2 1, B इज इक्वल टू 1 2 -1 0, देन फाइंड 3A - 2B। ये तो फाइनल क्वेश्चन है। 3A मीन्स 3 अगर हम मेट्रिक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर टर्म में 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 3 × 1 विल बी 3, 3 × 0 विल बी 0, 3 × 2 विल बी 6, 3 × 1 विल बी 3। ये एक मेट्रिक बना, ठीक है। उसके बाद क्या है, -2B, मतलब इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 × 1 विल बी 2, 2 × 2 विल बी 4, 2 × -1 विल बी -2, 2 × 0 विल बी 0। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 - 2 विल बी 1, 0 - 4 विल बी -4, 6 -2 माइनस प्लस, ठीक है ना, तो 6 + 2 हो जाएगा, सो दैट इज 8। 3 - 0, 3 - 0 विल बी 3। ओके, सो आंसर विल बी एलिमेंट वाइज सब्सट्रैक्ट होगा। 3 - 2, 0 - 4, 6 -2, 3 - 0, ठीक है, एलिमेंट वाइज होगा, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन 1 - 4 1 - 4 1 - 4, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसमें और कुछ 12 13 क्वेश्चन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। उसको मैं एक और वीडियो में लाऊंगी पार्ट 2 करके, क्योंकि एक साथ में इतना टाइम मैं नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है। उसमें मुझे मना भी है इतना टाइम में बोलने के लिए, तो इसलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट में पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेटिंग फॉर पार्ट 2।